आज जरूरत इस बात की है कि हम उन महल्लों में, उन बस्तियों में, उन माँ बहनों में, उन भाइयों में और उन अनपढ़ तबकों में जाएं और जाकर ये पैगाम दें कि एनआरसी की मुखालफत क्यों की जा रही है, क्या चीज है एनआरसी, सीएए क्या है, एनपीआर क्या है, और पूरे मुल्क में जो इन कवानीन के खिलाफ एक फजा बनी हुई है, इसकी क्या वजह है। लोगों को जागरूक किया जाए, बेदार किया जाए। दोस्त, आपको मालूम है कि हमारा ताल्लुक जिस बिहार से है, इस बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, जिसको 2015 में हमने कुर्सी इसलिए थमाई थी कि वह हमारी उम्मीदों पर, हमारी तमन्नाओं पर, हमारी ख्वाहिशात पर मुकम्मल खरी उतरे। लेकिन आपने और हमने देखा, हमारी आंखों ने देखा कि वही नीतीश सरकार इलेक्शन जीतने के बाद जिस दगाबाजी के साथ, जिस धोखाधड़ी के साथ उसने अपना पाला बदला, और जो उसका दावा था इलेक्शन से पहले कि मैं मिट्टी में मिल सकता हूं लेकिन भाजपा में नहीं मिलूंगा, हमारी और आपकी आंखों ने देखा कि नीतीश कुमार मिट्टी में तो नहीं मिला, हाँ भाजपा में मिल गया है। आपको आज ये तय करना है कि जो मिट्टी में मिलने की बात करके भाजपा में मिल सकता है, उसकी इस बात का क्या एतबार किया जाएगा। अगर वो ये दावा कर रहा है कि हम बिहार में एनआरसी नहीं लाएंगे, तो क्या वो अपने दावे में सच्चा हो सकता है। अगर वो ये कह रहा है कि हम बिहार में सीएए का इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो क्या वो अपने दावे में सच्चा हो सकता है। नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपके वादों को देखा, हमने पहले भी आपकी बातों को परखा, हमने पहले भी आपके वक्तों पर यकीन किया, लेकिन आप हमारे वादे पर, आप हमारे ईमान पर, आप हमारे वोट पर खड़े नहीं उतरे। अब आप हमसे उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए नीतीश जी। आपको मालूम है, जिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हम और आप मुखालफत और विरोध कर रहे हैं, इस सीएए कानून को पास कराने में एनडीए में सबसे बड़ा रोल किसका रहा है। अजान हो रही। तो साथियों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि पार्लियामेंट में दोनों सदनों में सीएए का कानून पास किसने कराया। एनडीए में आप शामिल हैं, भाजपा के साथ आपका मेल मिलाप है, आपका इत्तेहाद है, गठबंधन है। आपने राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, दोनों जगह सीएए को पास करा दिया। फिर आप बिहार लौटे। बिहार में आकर जब आपने देखा कि आपकी पार्टी की मुखालफत की जा रही है, विरोध किया जा रहा है, तो आपने एक शोषा छोड़ दिया कि हम बिहार में एनआरसी लागू नहीं करेंगे। एनआरसी का बाप सीएए तो आपने पास करा दिया। अब आप आके कह रहे हैं कि एनआरसी हम बिहार में नहीं लागू करेंगे। चलिए, अगर हम आपकी बात पर गौर करें तो आपने इससे पहले भी तो कुछ कहा था कि हम भाजपा में नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं हुआ। क्या ऐसा नहीं हुआ? और फिर आपने खुद अपने वादे को, खुद अपनी बात को ये कहकर तोड़ दिया। पहले आप कहते हैं कि हम बिहार में एनआरसी लागू नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में आप सीएए का कानून पास करा देते हैं। बिहार में आकर आप कहते हैं हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। और एनआरसी का जो दूसरा रुख है, एनआरसी का जो दूसरा पहलू है, यानी एनपीआर, फिर आप बिहार में उसकी घोषणा कर देते हैं कि हम बिहार में एनपीआर लेके आ रहे हैं। एनआरसी की शक्ल में एनपीआर लेके आ गए। तो कैसे आपने कहा कि हम एनआरसी लागू नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, यकीन जानो कि जितना खतरनाक एनआरसी है, उतना ही खतरनाक एनपीआर है। आप अगर आसाम की मौजूदा तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आसाम के लोगों को डिटेंशन सेंटरों में इसलिए नहीं डाला गया कि उनका नाम एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, बल्कि एनआरसी की लिस्ट से बाहर किए जाने से पहले की बात है, जब एनपीआर आसाम में हुआ और लोगों के वोटर लिस्ट में डी वोटर लिख कर आया, लोगों के नामों के सामने डाउटफुल लिख दिया गया, तो हुकूमत वक्त के अधिकारी उन लोगों के पास आए जिनके वोटर कार्ड में एनपीआर की वजह से डी वोटर लिख दिया गया था। उन्हें पकड़ कर चुन कर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। आप यकीन जानिए कि एनआरसी और एनपीआर में कोई फर्क नहीं है।
एक तरफ आप कह रहे हैं हम एनआरसी नहीं लागू करेंगे और दूसरी तरफ एनपीआर लागू कर रहे हैं, कैसे यकीन किया जाए? इसलिए दो बातें आपको तय करनी होंगी, दो बातें आपको यहां से तय करके जाना होगा कि इलेक्शन करीब है और आपकी नीतीश सरकार, देखिए मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मौलवी हूं, मुझे किसी बात का खौफ नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का प्रदेश प्रभारी हूं मैं, स्टेट इंचार्ज। अभी हमारा जनरल सेक्रेटरी जो है मौलाना ताहिर मदनी साहब जेल में है, वो आजमगढ़ में खवातीन, आजमगढ़ तो यूपी में है ना, और यूपी योगी की जेब में है, यूपी योगी की जेब में है, तो वो खवातीन का प्रोटेस्ट करा रहे थे, उनको हमारी पार्टी के मौलाना है ताहिर मदनी साहब, उनको जेल कर दिया गया बिना बात के, और मुकदमा क्या लगाया गया? देशद्रोह का। प्रोटेस्ट करना देशद्रोह है, अपनी आवाज बुलंद करना देशद्रोह है, हक की आवाज बुलंद करना देशद्रोह है। ये कैसी सरकार चल रही है? ये कैसी नीति चल रही है? ये कैसा इंसाफ हो रहा है? अगर कोई इंसाफ की आवाज बुलंद करता है तो उसे जेल में डालकर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जाता है, और दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम गोली तानकर, बंदूक तानकर जो भाजपाई और आतंकवादी फिर रहा है उस पर कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाता, बल्कि जो दिल्ली के अंदर भड़काऊ भाषण करके दंगा फैला रहा है उन दंगाइयों के खिलाफ अगर दिल्ली के कोर्ट का जज फैसला देता है तो रातों रात उस जज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये इस देश की सरकार है मेरे दोस्तों। क्या हो रहा है मेरे देश में? ऐसी तस्वीर तो मेरे देश की थी नहीं, कहां से कहां लेके आ गए तुम? इसलिए आज हालात से वाकिफ होने की जरूरत है, आंखें खोलकर चलने की जरूरत है, कान खोलकर चलने की जरूरत है। आखिरों के शहर में जानकारी से चलो, तुमको चलना है अगर जिम्मेदारी से चलो। और ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। दुनिया में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, और दुनिया में कतील उस सब मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उस सब मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आज हम जुल्म सह रहे हैं, लेकिन जुल्म सहकर अगर हमारी आवाज नहीं उठ रही है, जुल्म सहकर अगर हम खामोश हैं, तो समझिए कि हमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। इस मुनाफिकत से बाहर आ जाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, सड़कों पर निकल जाइए। किसी सरकार की, किसी नीतीश कुमार की और किसी मोदी सरकार की, किसी अमित शाह के बाप की मजाल नहीं है कि तुम्हें इस देश से निकाल कर देखे। ये देश हमारे बाप की जागीर है, और वो बाप जो इस दुनिया के अंदर सबसे पहले आया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस बाप की जागीर है। उसके बाद हमारे आबा व अजदाद ने लाखों की कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया, उनकी जागीर है ये देश। जो लोग कहते हैं इन धरनों से, इन एहतिजाजात से, इन प्रदर्शनों से क्या होता है, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आज मुल्क के अंदर सैकड़ों मकामात पर जो ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ये मेरी माएं और बहनें जो आकर धरने में बैठ रही हैं, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। आज जो इस मुल्क के अंदर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, इन धरना प्रदर्शनों की बदौलत एनआरसी रुका हुआ है, वरना अब तक एनआरसी लागू हो चुका होता और हमने से कितने ही हजार लाखों लोग डिटेंशन सेंटर जा चुके होते। हम लोग धरने में बैठे हुए हैं, इसलिए एनआरसी रुका हुआ है। इस बात को समझ लीजिए आप। आज शाहीन बाग में धरना हो रहा है, एनआरसी रुका हुआ है। दिल्ली में कई मकामात पर धरने हो रहे हैं, एनआरसी रुका हुआ है। यूपी में धरने हो रहे हैं, एनआरसी रुका हुआ है। सारे मुल्क के खित्ते खित्ते में, हर सूबे में, हर राज्य में, हर प्रदेश में, बिहार के मुख्तलिफ अजला में, हर जिले में कई मकामात पर यह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इसलिए एनआरसी रुका हुआ है। तुम कहते हो इन धरनों से क्या होता है? इन धरनों से तख्ता पलट हो जाता है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आज भाजपा की सरकार, अगर भाजपा की जगह कोई और पार्टी इस मुल्क की सरजमीन पर हुकूमत कर रही होती, तो इन प्रदर्शनों की बदौलत, इन सदाए एहतिजाज की बदौलत उसकी सरकार गिर गई होती, तख्ता पलट हो चुका होता। आजादी के बाद
आजादी के बाद इतनी लंबी लड़ाई किसी भी हक के लिए, किसी भी जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ी गई। या तो आजादी से पहले मुल्क का यह हाल था कि जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद होता था, या फिर आजादी के बाद ये पहला मौका है कि इतना लंबा ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट को जारी रखिए, इस प्रोटेस्ट को जारी रखिए, इस प्रोटेस्ट में जान डालिए, जगह जगह गांव देहात में इस प्रोटेस्ट की आवाज पहुंचाइए। अगर आपके यहाँ की कन्वीनर कमेटी है तो उनमें और भी लोगों, कन्वीनर की एक मुकम्मल कमेटी बनाइए, 21 लोगों की, 31 लोगों की, 51 लोगों की, एक वॉलंटियर की कमेटी बनाइए, एक मेंबर की कमेटी बनाइए। उन कमेटियों की जिम्मेदारी रोजाना कुछ न कुछ बांट दीजिए कि भाई आप अपने काम धाम में लगे रहिए, लेकिन 1 घंटे के लिए गांव देहात में जाइए, गांव देहात के लोगों को जागरूक कीजिए, उन्हें 2 काम बताइए। एक काम यह कि इस धरना प्रदर्शन में आना है, दूसरा काम यह कि एनपीआर के लिए कोई जानकारी नहीं देनी है, कोई मालूमात शेयर नहीं करनी है। आपको मैं बता दूं कि एनपीआर जब होगा, एनपीआर की घोषणा हो चुकी है और एनपीआर होगा 15 मई से बिहार में एनपीआर होगा। एनपीआर में कोई कागज नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा, मालूम किया जाएगा। तो किसी भी तरह की मालूमात शेयर नहीं करनी है। हर मोहल्ले में एक मोहल्ला कमेटी बनाई जाए, हर बस्ती में एक बस्ती की कमेटी बनाई जाए, बस्ती के जिम्मेदारान को जोड़ा जाए और कहा जाए कि एनपीआर की मुखालफत कैसे की जाए। अगर बस्ती के किसी भी आदमी के पास एनपीआर का अधिकारी आता है कि हम एनपीआर के लिए आए हैं, वो उन लोगों का पता बता दे जिम्मेदारों का कि जाओ हमारा एनपीआर वो करेगा। या हमारा इस जगह का क्या नाम है, या हमारा जो है एनपीआर सुबह के धरना प्रदर्शन में दिया जाएगा, जाओ वहां से ले लो हमारा एनपीआर। तो इस तरह की कमेटी हर मोहल्ले में होनी चाहिए जो एनपीआर करने वाले अधिकारियों को खदेड़ दे, भगा दे, उनको उल्टा रास्ता दिखा दे। जब तक हम एनपीआर की मुखालफत नहीं करेंगे उस वक्त तक नीतीश सरकार की नींद हराम नहीं होगी। और इस बार हमने ये ठान लिया है कि 2020 के इलेक्शन में नीतीश कुमार की नींद तो क्या, उसकी कुर्सी भी छीन लेंगे, उसकी चाबी भी छीन लेंगे और ये हुकूमत बदल कर रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि जब पब्लिक जाग जाती है तो फिर उसके सामने कोई मुकाबला करने के लिए टिक नहीं सकता। ये पब्लिक की ताकत है, ये जनता की ताकत है जो तुम्हें कुर्सी पर बैठाती है तो तुम्हें कुर्सी से उतारना भी जानती है। इसलिए मैं राहत इंदौरी के नशार के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। वक्त नहीं है, राहत इंदौरी के नशार के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है, आज जो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। मोदी और अमित शाह के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।